राजनीति एक बहुत महंगा शौक माना जाता है। आपको जनसेवा के लिए भी कम से कम इतना धनवान होना पड़ता है कि आप जनता की सेवा के लिए घर से कुछ पैसे खर्च कर सकें। जनता की सेवा में करें ना करें, पार्टी के कार्यक्रमों में करना पड़ता है और भी बहुत सारे खर्च होते हैं जहां राजनीति बहुत पूंजीवादी शगल हो गई है। ऐसे में उन नेताओं की स्थिति क्या है जो राजनीति के इस महंगे दौर में खुद की ज़मीन तलाश रहे हैं। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में ऐसी कई सीटें हैं जहां ऐसे नेता भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकुर यादव और आप देख रहे हैं राजपाट। हम मध्य प्रदेश की बिजावर विधानसभा सीट पर मौजूद हैं जहां पर हमारे साथ एक ऐसे नेता हैं जो हवाई चप्पल और साधारण वेशभूषा में रहते हैं, लेकिन फिर भी विधायक बनने के लिए कैंडिडेट बना दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। हम बात कर रहे हैं अमित भटनागर की। अमित भटनागर को एक गांधीवादी चिंतक विचारक नेता के रूप में जाना जाता है जो अपने क्षेत्र में क्रांति की मशालें जलाते रहते हैं। पिछली बार भी वे यहाँ से प्रत्याशी थे, लेकिन बहुत कम वोट ही उन्हें मिले थे और जनता ने खारिज कर दिया था। इस बार आम आदमी पार्टी ने उन्हें टिकट दी है। वे केजरीवाल के पसंदीदा नेताओं में से एक हैं जो मध्य प्रदेश में उनकी टीम है। उनके पिछली बार खारिज किए जाने का एक बड़ा कारण ये भी था कि वे पूंजीवादी नेता नहीं हैं, साधारण परिवार से आते हैं और अपनी जो गांधीवादी राजनीति है उसके कारण बहुत बड़ा हुजूम भी उनके साथ नज़र नहीं आता। वो मेगा इवेंट नहीं करते, बड़े शो नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके विचार जनता को सुनने चाहिए। इस विधानसभा सीट पर बबलू शुक्ला वर्तमान में विधायक हैं। बबलू शुक्ला समाजवादी पार्टी से 2018 में विधायक चुने गए थे। इसके बाद वे भाजपा में शामिल हो गए और अब भाजपा से ही वो विधायक माने जाते हैं। 2018 में जब वे चुने गए थे तब कांग्रेस में थे, उसके पहले वे कांग्रेस में थे और फिर सपा से चुनाव लड़कर जीते थे। 2023 तक यहाँ काफ़ी स्थितियाँ बदल चुकी हैं। यहाँ कांग्रेस का चेहरा एक नहीं बल्कि 3-4 बड़े चेहरे हैं जिनसे बबलू शुक्ला का मुकाबला माना जाता है। इस सीट पर अमित भटनागर की ज़मीन कहाँ है, उनकी जीत का गणित क्या है, उनके विचार क्या हैं, इन्हीं सब बातों को टटोलने के लिए इस वक्त हम उनके साथ मौजूद हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका इस इंटरव्यू में, हमें वक्त देने के लिए। जी धन्यवाद अंकुर जी। पहला सवाल तो आपसे यही, जहाँ से मैंने भूमिका शुरू की थी। इतने महंगे दौर में जब राजनीति में 50 लाख का टेंट ही लगता है एक आयोजन के लिए, उस दौर में आपको क्यों लगता है कि जिस राजनीति के रास्ते को आपने चुना है उसमें इस साधारण वेशभूषा के साथ, इस साधारण स्थिति के साथ आप फाइट कर पाएंगे? दरअसल राजनीति जो है वो सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता। जब कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए खर्च करता है, ऐसा नहीं, मैं भी एक बिजनेस करने की प्रयास किया था। बिजनेस से मैंने सारी चीज़ें छोड़ के, क्रेसर और कॉलेज छोड़ के मैं गांधी जी के विचार को पढ़ा और सादगी के विचार में आया। तो मैंने जो पहले, जब मैं युवा था तो मैंने राजनीति देखी और लोगों की सोच देखी। तो जो आदमी 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए खर्च करेगा तो उसके मन में अपने आप में एक प्राउड आ जाता है, एक घमंड आ जाता है कि मैंने, वो फिर जन नेता नहीं बन पाता। उसको ये लगता है मैंने तो 5 करोड़ खर्च किए, मैंने तो 2 करोड़ खर्च किए, मैंने तो पैसे से ये चीज़ पाई है। तो यहाँ वो जन का जो धन है, धन के कारण वो जन का सम्मान नहीं कर पाता है। और यही चीज़ें इस राजनीति की सबसे बड़ी दिक्कत जो मैं देख पा रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि इस नगर का एक बिगड़ा हुआ सा लड़का, पता चलता है फिर वो शराब के अवैध कारोबार करता है, जुआ खिलवाता है या कोई गलत चीज़ करता है, उसके पास कुछ पैसा आ जाता है, कुछ 4-6 गुंडागिर्दी करने वाले लड़के आ जाते हैं, वो उस नगर का नेता बन जाता है। अब वो उस नगर का नेता है जो गलत काम करता है, जो दारू बालू बेच रहा है, लड़कियों को छेड़ रहा है या पुलिस के साथ अभद्रता कर रहा है या लोगों के साथ अभद्रता कर रहा है, तो क्या विज़न होगा उसका। यही कारण है कि बुंदेलखंड में हम अपनी शिक्षा का स्तर देखें, बहुत गिरा है। पानी के इतने सारे तालाब इस बुंदेलखंड में थे जल संग्रहण के, लेकिन बुंदेलखंड में पानी का संकट है। लोग पलायन कर रहे हैं, दूर दूर तक भाग रहे हैं नौकरी की तलाश में, रोज़गार की तलाश में। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि एक नई सोच की ज़रूरत है, जिस सोच में धन से ज़्यादा जन हो। आज मैं ये देखता हूँ, मुझे बड़ा दर्द लगता है। मैं मतलब किसी एक पार्टी की नहीं कह रहा हूँ, सभी पार्टियों में ये देखता हूँ मैं कि पता चला कोई नेता आया
एक ही दिन में फ्लैक्स, बिल्कुल फ्लैक्स लग जाएंगे, जो कभी दिखते नहीं है ज़मीन पे, बड़ी बड़ी फ़ोटो दिख जाएंगी, हाथ करे पैर करे, लाखों रुपए के फ्लैक्स जो है वो बस स्टैंड पे, बाज़ारों पे दिख जाते हैं। और नेताजी के पीछे सैकड़ों गाड़ियाँ दिख जाती हैं। लेकिन जब कोई जनता का मुद्दा होता है, जब कोई जनता की बात होती है, जब कोई जनता का कष्ट होता है, आप देखिए कि इस बिजावर में, केन बेतवा में 15 गांव विस्थापन, माने जो उनके बाप दादाओं ने जो गांव बसाया था वो गांव जाने वाला है, वो गांव ख़त्म होने वाला है, और कानून का कोई पालन नहीं, उनको जानकारी तक नहीं दी जा रही। उनका गांव लिया जा रहा है, उनका घर लिया जा रहा है, उनका मकान लिया जा रहा है, उनकी पहचान उनसे छीनी जा रही है। उसके बदले में क्या दिया जा रहा है? कुछ नहीं। और कोई नेता उनके बीच में नहीं जा रहा है ना, कोई नेता उनके पास नहीं जा रहा है। वैसे सब जाति का टटरा लेके पहुंच जाएंगे, मैं फला जाति का हूँ, लेकिन उनके बीच में कोई नहीं जा रहा। तो ये दर्द है, मेरा ये कहना है। मतलब मैं अगर शॉर्ट में ये कहना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि राजनीति माने सिर्फ दीवालों पे नाम लिख देना, दीवालों पे फ्लैक्स लगाना, दीवालों पे पोस्टर लगाना, नेताओं के पीछे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, नेताओं के घर के दरवाजे सुबह से लेकर रात तक बैठना, ये राजनीति नहीं है। राजनीति का मकसद है आप जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो बेरोजगारी है, जो समस्याएं हैं, समस्याग्रस्त जनता है, उनके बीच में जाइए, उनसे बात करिए, उनकी बात को समझिए, उनके अंदर साहस और उनका संगठन बनाइए, उनके साथ मिलके, अपनी आवाज़ उनके साथ मिलके उस आवाज़ को उठाइए और उस समस्या को हल करने का प्रयास करिए। ये मेरा आप जो कह रहे हैं वो कहने सुनने में तो अच्छा लगता है, सादगीपूर्ण जीवन हो, अच्छे विचार हो, सिद्धांतों की राजनीति हो, लेकिन चुनाव में आपको नहीं लगता कि बुंदेलखंड में ये सब बातें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती हैं? क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो जनता तुलना करती है, फिर उनको जो रेवड़ियाँ बांट रहा है जनता उसके निकट आ जाती है। अभी मध्य प्रदेश में एक दौर चल रहा है रेवड़ियों का, उसके पास जनता पहुंच जाती है। और आप जिन विचारों की बात कर रहे हैं वो विचार तो आप क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों से 7 वर्षों से दे ही रहे हैं। जनता को बात समझ में क्यों नहीं आ रही? कारण उसका यही तो हो सकता है। देखिए, जो हम देखते हैं कि दीवार, जैसे हम रेत पे नाम लिखें तो रेत पे तो नाम बहुत जल्दी लिख जाता है, लेकिन वो जल्दी लिखा नाम मिट भी जाता है। लेकिन अगर हम पत्थर पे नाम लिखें तो नाम लिखने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जब नाम टिकता है, आप कैन बेतवा वाला हमारा आंदोलन देखिए, है ना। यदि ये भीड़ तो पैसों से आती है, भीड़ को आप पैसा, गाड़ियाँ भेज दीजिए। अगर ये भीड़ पैसों से बुलाई गई होती, गाड़ियाँ भेज कर लाई गई होती, तो रात के लाठीचार्ज हुआ था कि सारी भीड़ भाग जाती। एक व्यक्ति नहीं भागा, एक महिला नहीं भागी, एक बच्चा नहीं भागा। पुलिस पूरी रात लाठीचार्ज करती रही, मुझे उठा के ले गए, लेकिन एक आदमी नहीं भागा। क्यों? क्योंकि ये एक नेचुरल लड़ाई है जिसको तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब तैयार हो जाती है तो फिर चूँकि ये भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी जम गई हैं। आपको लोगों की नैतिकता, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप पैसे से, धन के खिलाफ, इस गलत के खिलाफ, गलत की लड़ाई को आप गलत से नहीं, नैतिकता से, सिद्धांत से लड़ सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे आप पिछले मेरे आंदोलनों में देखिए कि कभी मेरे आंदोलनों में 10 लोग, 15 लोग, 12 लोग, 25 लोग, देखिए हम तो बात कह रहे हैं, जितने लोगों को समझ में आ रही है वो हमारी बात को समझे। लेकिन अभी आप पिछले कुछ समय से अगर देख रहे होंगे तो हमारे आंदोलनों में जो संख्या इकाई और दहाई में थी, कभी 5 हुआ करते थे लोग, कभी 7 हुआ करते थे, पिछली बार भी 10-10, 12-12 लोगों को लेके ही लड़ते रहे हम लोग। अभी वो संख्या सैकड़ों और हज़ारों में हो गई है। और क्या है कि अब लोगों को बात समझ में आने लगी है, या ये मैं कहूँ कि मैं जो प्रयास कर रहा था बहुत समय से, मैं वो बात लोगों को नहीं समझा पा रहा था, क्योंकि मैं खुद भी समझ रहा था, लेकिन अब मैं वो बात समझा भी पा रहा हूँ और लोग समझ भी पा रहे हैं और बड़ी संख्या में समझ पा रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि मैंने पिछले 12 से 15 सालों हो गए मैंने जनता की लड़ाई लड़ी है। और ये मेरा जो चुनाव है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं बताऊं आपको कि मेरे अकाउंट में मुश्किल है कि 12 से 15 हज़ार रुपये होगा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। और पिछला जो मैंने ये कैन बेतवा का संघर्ष था, ये लड़ाई थी, है ना, इसके कारण ये सरकारें इतनी निकम्मी हो गई, ये खुद नियम का पालन नहीं करना चाहती। मेरे नाम पे कोई मकान नहीं है, मुझे नोटिस दिया गया मकान गिराने का। मेरे परिवार को, जिसके साथ, देखिए परिवार, हर व्यक्ति चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, है ना, लेकिन भगत सिंह कहाँ पैदा हो? पड़ोसी के घर में। मेरे पिताजी भी चाहते हैं कि बदलाव हो, भगत सिंह पैदा हो, लेकिन कहाँ पैदा हो?
पड़ोसी के घर में, है ना, वो मुझसे बहुत स्नेह करते हैं, मुझे मेरी बहुत केयर करते हैं। वो चाहते हैं कि तुम आराम में रहो, कहाँ ये गांव-गांव जा रहे हो, साइकिलों से जा रहे हो, पदयात्रा कर रहे हो, पुलिस तुम्हारी ऊपर लाठी चला रही है, और ये सब मत करो। जैसी राजनीति हो रही है वैसे ही पैसे कमाओ, पैसे से चुनाव लड़ो, चुनाव लड़ के जीतो। लेकिन इस जीत से हमको क्या मिलेगा? ये मानवता की हार है, ये इंसानियत की हार है, ये सिद्धांतों की हार है। और आप भली जीत रहे हैं लेकिन आपकी इंसानियत हार रही है और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आपने परिवार की बात छेड़ दी। मैंने थोड़ा सा स्टडी जब आपको किया तो पता लगा कि आपकी जो राजनीति करने का तरीका है, वो तरीका आपके खुद के परिवार को पसंद नहीं आ रहा है, और आपके परिवार में भी इस बात को लेकर आपका विरोध है कि भाई अगर इस तरह की राजनीति करनी है तो फिर मुश्किलें पैदा होंगी परिवार के लिए, आप इसलिए घर छोड़ दीजिए। नहीं, देखिए, ये जो मेरा जो परिवार है ना, वो एक मिडिल परिवार है। मेरे पिताजी एक शिक्षक रहे हैं और उन्होंने बहुत मेहनत करके अपना घर मकान बनाया है, मुझे भी भोपाल में पढ़ाया और बहुत सारे सपने देखे। लेकिन उनके सपने जो दुनिया है जैसी चल रही है, उसी इस्टेब्लिशमेंट में आप एक ये जो खींचातानी है, ये जो सिद्धांत विहीन राजनीति है, उसमें आप भी एक नेता बन जाइए, किसी नेता को पकड़ लीजिए। कांग्रेस के साथ भी आपका मेल मिलाप है, भाजपा के साथ भी आपका मेल मिलाप है, जहाँ मौका है वहाँ भाग जाइए। तो ये दुनिया में एक चल रहा है। कोई भी ये नहीं चाहता कि, कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि उसका बेटा जो है वो संकट में दिखे। वो चाहता है कि वो मकबल में रहे, एसी में रहे, गाड़ियों में रहे, ज़्यादा संघर्ष नहीं करे। पैदल जब वो मेरे पैरों में छाले देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं बेटा, अपने साधारण वाली बातें करिए। तो इस कारण से उनका सोचना अलग है। और दूसरा, ये प्रशासन जो है, इस प्रशासन ने बहुत गलत तरीके से हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, मेरे साथ ट्रीट किया। हम सबको बहुत बुरी तरीके से डराया। यहाँ तक कि आप ये देखिए कि किसी महिला को खड़ा करके 76 जैसे केस की धमकियाँ हमको दी गई, और हमको गांव जाने पे जान से मार देने की धमकी। कोई नेता नहीं, प्रशासन और नेता मिलके ये सब कि भाई आपके हम 76 में फंसा देंगे, आपको हम किसी हरिजन केस में फंसा देंगे, है ना। लगातार ये धमकियां दी जाती। कौन दे रहा था ये धमकी? ये धमकियां जो प्रशासन में बैठे थे, एसडीएम थे, आपके तहसीलदार थे, ये सारे जो लोग हैं, ये लगातार धमकियाँ। कुछ हमारे शुभचिंतक थे, जैसे हमारे अपने बन के आए, उन्होंने बताया कि भैया देखो ऐसी ऐसी बात चल रही है और आप ऐसा मत करिए, नहीं तो आपके खिलाफ़ इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, आपके ऊपर ये केस हो सकते हैं। आप देखिए कि रात के हम लोग सिर्फ ये मांग रहे थे कि भाई जिस परियोजना में हमारा घर गांव लिया जा रहा है, उस परियोजना की सामान्य सी जानकारी आपने ग्राम सभा की हो तो हमको दे दीजिए। उस परियोजना में आप क्या करने जा रहे हैं वो हमको जानकारी दे दीजिए। लेकिन हमको जानकारी नहीं दी गई तो लाठियाँ, हमारे ऊपर लाठियाँ चलाई गई जैसे हम कोई आतंकवादी हो। रात के 1 बजे महिलाओं के ब्लाउज खींचना, साड़ी खींचना और लाठी चार्ज करना, ये सब प्रशासन ने किया। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हटने वाले नहीं हैं। और मेरा जो परिवार है ना, मेरा एक व्यक्तिगत भी परिवार है, मेरा एक वैचारिक परिवार है, और मेरी इस देश के प्रति भी जिम्मेवारी है। मैं ये बात समझ रहा हूँ कि मेरा परिवार वो एक आराम और सुख की ज़िंदगी देख पा रहा है, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस रास्ते पे चल रहे हैं। आज मेरा परिवार ठीक है, उनके स्कूल ठीक है, उनके कॉलेज ठीक हैं, लेकिन जब तक वो कल किसी नेता के साथ थे, है ना, तब तक उनके किसी कॉलेज के खिलाफ़, किसी चीज़ के खिलाफ़ नोटिस नहीं आया। आज जब मैं जानकारी मांग रहा हूँ तो आपके सब चीज़ गिराने के नोटिस आ जाते हैं। जिनके फर्जी कॉलेज चल रहे हैं, एक एक डिब्बे में, एक एक क्लास में, जिनके कॉलेज है ही नहीं है, बिल्डिंगें नहीं है। पिताजी ने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है, खुद टीचर थे, उनका सपना था कि यहाँ स्कूल को अच्छी विद्या देंगे, अच्छी बच्चों को इस क्षेत्र में विद्या देंगे, ये करेंगे। सपना जब से देख रहे थे, उन्होंने किसी तरीके से तिल कर कमाया। लेकिन जो डिब्बे में चला रहे हैं, जिनका कोई स्कूल कॉलेज का पता नहीं है, उनके कॉलेज चल रहे हैं, उनके पास नोटिस नहीं आए। तो आप कह रहे हैं कि जानबूझकर टारगेट करके आपके विरुद्ध कार्रवाइयाँ हुई, मुकदमे भी कायम हुए कुछ आपके विरुद्ध इन 5 वर्षों में? हाँ, मेरे खिलाफ जो है, मैंने मुख्यमंत्री जी का बिजली का एक बड़ा घोटाला खोला था, जिसमें 50,000 करोड़ का बिजली का घोटाला था। और जब मैंने वो बिजली के घोटाले के लिए प्रोटेस्ट किया तो विधानसभा घेराव का घोषणा की थी, और विधानसभा घेराव करने जा रहे थे तो विधानसभा रद्द हो गई। तो फिर हमने कहा कि हम उनके बंगले का घेराव करेंगे। तो उस पर हमारे ऊपर काफ़ी लाठीचार्ज भी हुआ था। हमारे कम से कम 700-800 साथी थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज, और मेरे ऊपर जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जब मैंने मानवाधिकार आयोग में उसकी शिकायत की तो उल्टा मेरे ऊपर ही मुकदमे दर्ज कर दिए गए। ऐसे मेरे ऊपर
प्रोटेस्ट को लेकर राजनीतिक मुकदमे, और अभी लगातार डराया जा रहा है। अभी मुकदमे दर्ज मेरे ऊपर नहीं किए, लेकिन मेरे साथियों के ऊपर जो मेरे साथ में रहते हैं, राहुल अहरवार हैं, एक लड़की है दिव्या अहरवार जो कि पार्षद है, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ऐसे हमारे को डराने के बहुत सारे प्रयास यहाँ हुए हैं। चुनाव पर वापस लौटते हैं। 2023 का जो विधानसभा चुनाव है वो संभवतः उन बड़े नामों के साथ ही आपका होने वाला है जो 2018 में भी थे। जैसे बबलू शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं, केशु राजा हैं, कांग्रेस से उनका नाम चल रहा है, मानवेंद्र सिंह हैं, या जो इस तरह के बड़े नाम हैं, ये पद में, दल में, पैसे में, तीनों चीज़ों में आपसे बहुत बड़े हैं। इनके बीच आपकी ज़मीन कहाँ है? आपकी जीत का गणित क्या है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि बबलू शुक्ला जी एक बड़ा नाम है ना, बहुत बड़े हैं वो। केशु राजा जो है और भी कांग्रेस के अन्य प्रत्याशी जो है मैं देखता हूँ, ये लोग काफ़ी बड़े हैं। और इनका एक मैं ये भी देखता हूँ कि इनका लोगों में जो है वो एक डर है, भय है बबलू शुक्ला जी का लोगों में, जनता में। लेकिन मैं ये देखता हूँ, अगर आप इस क्षेत्र में देखें तो लोगों के डर में भली वो हैं, लेकिन दिल में अमित भटनागर है। क्योंकि लोग अमित भटनागर ने इस जनता को अपना इसका मालिक नहीं बना। अमित भटनागर हमेशा इस जनता का सेवक बना। मैंने कभी ये वो नहीं किया कि कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी हो, उसका मैं सेवक के तौर पे काम किया। ये लोग मालिक, ये अपनी सत्ता चाहते हैं, ये अपनी हुकूमत चाहते हैं, ये अपनी जो है राजशाही चाहते हैं। और मैं जो है मैं चाहता हूँ कि लोगों की सत्ता आए, लोक सत्ता आए, लोगों का जो है उससे इस लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता और उनका नियंत्रण स्थापित हो। देखिए, ये एक अलग प्रयास था, है ना। मुझे समय लगा, मुझे लोगों ने समझने में थोड़ा सा, या मैं कहूँ कि लोगों ने समझने में समय लगाया, या ये कहूँ कि मैं खुद लोगों को देर में समझा पाया। लेकिन अब लोग समझने लगे हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन साहस नहीं है। मैं ये देखता हूँ कि जब गलत के विरोध की बात आती है तो गलत का विरोध ना बबलू शुक्ला कर पाते हैं, ना हमारे कांग्रेस के ये जो साथीगण हैं ये कर पाते हैं। तब गलत का विरोध के लिए सिर्फ अमित भटनागर खड़ा होता है। और ये बात बिजावर की जनता अच्छे से समझती है। और उसके दिलों पे, दीवालों पे भली किसी का नाम हो, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं दीवालों पे नहीं लिख पाया, लेकिन मेरे पास साहस है, मेरे पास जो है, मेरे पास उनके लिए दिल में जो दर्द है उनका, है ना, मैं उनके दर्द को देख के ही अपने काम धंधे, अपना परिवार छोड़ के उनकी सेवा में आया हूँ, है ना। तो अगर मैं ये सब आया हूँ तो उनके भी दिल में मैंने एक जगह बनाई है, और वो जगह जो है वो जिताएगी मुझे। अच्छा, एक सवाल आप पर ये आरोप अक्सर लगते हैं, जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं वो ये लगाते हैं कि आप जनता को बेवजह क्रांति के नाम पर बरगला देते हैं। केन बेतवा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे हज़ारों एकड़ ज़मीन सिंचित होने वाली है। इस सूखे हुए बुंदेलखंड को एक जीवन धारा मिलने वाली है। बड़े पैमाने पर इससे किसानों का भला होने वाला है। आप कुछ किसानों को बरगला रहे हैं, उन किसानों को बरगला रहे हैं जिनको अभी कैबिनेट ने जो है 12.5 लाख रुपए कुछ हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा देने की बात कही है, या जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्षेत्र में आने वाले थे और आपके प्रोटेस्ट के कारण उनका दौरा कैंसिल हो गया, और आपके प्रोटेस्ट के कारण ये जो परियोजना है ये विवादित हो रही है और डिले हो रही है। ये भी आप पर आरोप है। देखिए, मैंने प्रधानमंत्री जी से एक अपील की थी, है ना। मैंने उनसे ये कहा था, प्रधानमंत्री जी से, और ये पूरा मूवमेंट जो है, कि पहले विस्थापन, फिर लोकार्पण, कि आप जिस ज़मीन पर कुछ बनाने जा रहे हैं उस ज़मीन पे कुछ लोग रहते हैं, उनका घर है, वो कुछ पेड़ पौधे भी हैं, कुछ जंगली जानवर भी हैं, और मनुष्य भी हैं, इंसान भी है, जिसमें ज़्यादातर आदिवासी हैं। उन आदिवासियों को आपने बसाया नहीं, उन आदिवासियों को आपने बताया नहीं कि कहाँ बसा रहे हो, और आप लोकार्पण कर रहे हो। तो ये तो मानवीय दृष्टि से और कानूनी दृष्टि से, दोनों दृष्टि से गलत है। यदि अमित भटनागर गलत है, बरगला रहा है, इतना बड़ा सरकारी तंत्र है, ये क्यों नहीं बता देता उसे? इस सरकारी तंत्र ने क्या कारण है कि एक भी ग्राम सभा नहीं की? ये सरकारी तंत्र क्या कारण है कि एक भी नियम, कानून और धाराओं का पालन नहीं कर रहा? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर धाराओं का पालन होगा तो क्या ये जो सिंचित एरिया है वो कम हो जाएगा? अगर कानून का पालन होगा, ये मैं ये कह रहा हूँ कि हज़ारों लाखों किसानों को आप पानी दे रहे हैं, लेकिन ये हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? नहीं, उनको भी मुआवजा देने की बात हो रही है ना, कैबिनेट में सरकार ने मंजूरी दी है। आप असहमत हैं उस मुआवजे के रेट पर?
आप असहमत हैं उन मूल्यों पर जिन मूल्यों की बात सरकार कर रही है, या फिर आप इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं? देखिए, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, देखिए इसमें एक लंबी बात है, तो अभी मैं अपनी बात को बहुत ज़्यादा नहीं खींचूँगा, मैं सिर्फ़ अभी अपने प्रोटेस्ट पे आऊँगा। अभी हम देखिए, ये परियोजना में 40 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, ये बात समझने वाली है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंटर एम्पावर्ड कमेटी है, उसने इस प्रोजेक्ट को लेके सरकार को लताड़ लगाई है ना? टोटली ये प्रोजेक्ट ज़रूरी है इतने सारे पेड़ काटना? ये प्रोजेक्ट के विकल्प भी है, आप बगल में भी बना सकते थे। ज़रूरी है कि आप एक पेड़ काट के सड़क निकालें, बगल से जब सड़क निकल सकती है तो, है ना? खैर, मैं अभी उस पे नहीं जाऊंगा, उसका एक बड़ा वो है ना? अभी आपकी भी तस्वीर साफ नहीं है कि आप परियोजना के विरुद्ध हैं या परियोजना के मुआवजे के विरुद्ध हैं। अभी हम सिर्फ इतनी बात, लड़ाई जो ये हमारी लड़ाई है, अभी इसमें सिर्फ इतना है कि कानून का पालन नहीं हो रहा, लोगों के संवैधानिक अधिकारों की हत्या हो रही है। आप लाखों लोगों को लाभ दे रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको हजारों लोगों के संवैधानिक अधिकारों की हत्या नहीं, उनको संविधान का पालन करते हुए भी आप ये लाभ दे सकते थे। आपको ग्राम सभा लगानी चाहिए, आपको आम सभा लगानी चाहिए। आपने, ठीक है, आपने एक मुआवजा दे दिया, लेकिन मुआवजा दे दिया, उनके घर का सर्वे तो किया नहीं है, आपने उनके पेड़ तो गिने नहीं है, आप जिस मकान पे उनका ज़मीन पे मकान बना वो ज़मीन तो आपने नापी नहीं है। तो आपने कानून का आपने मनमानी पूर्ण तरीके से पालन किया। जो आप 12.5 लाख देने वाले हो, आज आप ये कह रहे हो कि पहले हम ज़मीन का देंगे, पहले इसका देंगे। तो मेरी ये जो लड़ाई है सिर्फ अभी इतनी थी, ना मैं मुआवजे की बात, कि कानून का पालन हो, प्रक्रिया का पालन हो, प्रक्रिया के तहत ग्राम सभा हो, लोग तय करें। भाई देखिए, मेरी पूरी लड़ाई ये है कि लोग जो है लोकतंत्र में, लोगों की भूमिका, आप लोगों के पास जाइए, लोग तय करें कि उनको क्या चाहिए, लोग तय करें कि उनको गांव छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। नहीं, लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों ने ही तो संसद में तय किया है कि ये परियोजना आनी चाहिए। वो लोग, यहाँ का कोई आम आदमी थोड़ी खड़े होकर तय करेगा कि प्रोजेक्ट बनना है कि नहीं। ये आम आदमी जिनको चुन चुका है और उन लोगों ने तय किया है कि ये होना चाहिए, फिर इसमें बुराई क्या है? नहीं, इसमें सबसे बड़ी बुराई ये है कि लोगों के प्रतिनिधियों ने ये तय किया कि प्रोजेक्ट आना चाहिए, है ना? लेकिन लोगों के प्रतिनिधियों ने ये तय किया कि भू अर्जन पुनर्वासन व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 भी लोगों के प्रतिनिधियों ने बनाया है, जिसको कानून ने सहमति दी भरे स्वर से। इस परियोजना को नहीं दी सहमति, इस परियोजना को तो प्रधानमंत्री जी ने किया, है ना? जबकि कानून को तो विपक्ष और पक्ष दोनों ने सहमति दी, है ना? राष्ट्रपति जी ने दस्तखत किया, हमारा कानून बना। उस कानून का पालन क्यों नहीं हो रहा है? आप कह रहे हैं कानून का पालन नहीं हो रहा। चलिए वापस से चुनाव पर लौटते हैं। आम आदमी पार्टी 2023 के इस चुनाव में क्या कर सकती है? क्योंकि मध्य प्रदेश का इतिहास तो रहा है कि यहाँ भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर होती रही है। ज़्यादातर सीटों पर जो अभी रुझान मिल रहे हैं या जो संभावित लड़ाई दिख रही है वो भाजपा और कांग्रेस की है। आम आदमी पार्टी क्या चमत्कार कर सकती है? देखिए, भाजपा और कांग्रेस दो पार्टियां हैं, है ना? और दोनों की राजनीति जो है, पहले हम लोग देखते आए हैं कि लगभग कुछ चीज़ों में अंतर है ना? बाकी एक सा है। दिल्ली में भी यही था कि कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई थी। एक छोटी सी पार्टी ने एंट्री की और पूरी दिल्ली को हिला दिया और लोगों की सोच में परिवर्तन ला दिया। पंजाब में भी इसी तरह से अकाली, जो ये भाजपा के संगठन हैं सहयोगी, अकाली और कांग्रेसियों के बीच में लड़ाई थी और एक छोटी सी पार्टी इसमें एंट्री करती है और ये चमत्कार करती है। मध्य प्रदेश में भी 50 साल कांग्रेस को हो गए और 22 साल भाजपा को हो गए। अब एक मौका आम आदमी पार्टी का बनता है, इसलिए बनता है क्योंकि दिल्ली के मॉडल, मतलब मैं यहाँ जो देख रहा हूँ कि एक अंडर करंट है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि हम लोगों के प्रयासों में थोड़ी सी जो तीव्रता होनी चाहिए, वो तीव्रता पहले दिखनी चाहिए जो अभी दिख रही है। कैंडिडेट बनने के बाद हम लोग जगह जगह घूम रहे हैं, जा रहे हैं, अभी भी समय निकला नहीं, अभी भी समय है। लेकिन बहुत सारा जो यहाँ से वर्ग गया है, जो मजदूर है, वो एक वर्ग ये देख रहा है कि हाँ यार, ये हमारी पार्टी आ गई। भैया अभी तक कहाँ थे? अरे हमारी पार्टी आ गई, अपनी पार्टी आ गई। तो वो उत्साह मैं किसी और में नहीं देखता हूँ। कभी कोई कांग्रेस की को देख के, भाजपा को देख के वो कहते हमारी पार्टी। मैंने उनसे पूछा कि आपने सदस्यता ली? नहीं भैया, हम दिल्ली में रहते हैं, हमको दिल्ली में ये सुविधा मिलती है, वो सुविधा। और ये बड़ी संख्या है। तो हमारे स्टार प्रचारक, जिस पार्टी की स्टार प्रचारक गांव में 50-50, 100-100 लोग हों, तो मुझे इसलिए उस पार्टी का एक बड़ा भविष्य दिख रहा है। दूसरी बार केजरीवाल जी की सक्रियता,
केजरीवाल जी मध्य प्रदेश में जिस तरह से सक्रिय हो गए हैं, हर 8-10 दिन में अपना समय दे रहे हैं, आने वाले समय में उनकी एकदम धुआंधार रैलियां हैं, धुआंधार गतिविधियां बढ़ रही, तो मुझे एक बड़ी आशा दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि दिल्ली जो है वो मध्य प्रदेश में दिल्ली की रिपीट होगा। अच्छा, क्या बिजावर विधानसभा सीट पर भी अरविंद केजरीवाल की कोई सभा है या उनका कोई दौरा या कार्यक्रम बड़े स्टार प्रचारकों का बन रहा है? हाँ, बिजावर में अभी भगवंत मान जी का कार्यक्रम बना है और अरविंद जी की भी सभा है यहाँ पर। अरविंद जी की सभा लास्ट के चुनाव के समय में हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, और भगवंत मान जी को और भी कुछ बड़े चेहरे हैं जिनको हम लोग बिजावर में, चूँकि बिजावर में आम आदमी पार्टी का जब से ये शुरुआत हुई है अन्ना आंदोलन से, बिजावर आम आदमी पार्टी का एक गढ़ रहा है। यहाँ के बहुत पुराने और सक्रिय कार्यकर्ता ने आम आदमी पार्टी को पूरे प्रदेश में फैलाने का काम किया है। इसलिए केजरीवाल जी की दृष्टि में और हमारे संगठन की दृष्टि में बिजावर एक महत्वपूर्ण विधानसभा है जिसे वो जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, इस क्षेत्र में, बिजावर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक बबलू शुक्ला बहुत सारे विकास कार्यों को गिनवाते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वो इस क्षेत्र में अब तक के सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं चुनाव लड़ने वाले, क्योंकि उन्होंने कामों के इतने जो गिनती कराई है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जटाशंकर में रोपवे का फिर परसों नरसों भूमि पूजन हुआ, कुछ सड़कों के निर्माण हैं। इन सब कार्यों के बावजूद आपको लगता है कि बबलू शुक्ला कमज़ोर प्रत्याशी हैं? उनके कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, बबलू शुक्ला जी का जो कार्यकाल है ना, वो कार्यकाल मेरा ये मानना है कि एक एमएलए को, अधिकांशतः एमएलए क्या करते हैं, सड़कें रूटीन में आती हैं। सड़क आ गई एक, वो 5 साल बैठा रहता है, कुछ नहीं करता। सड़क आ गई, उसे बता देता मैं सड़क लेके आया, मैंने ये सड़क ले आई, मैंने ये काम किया। नहीं, ये नहीं है। आप ये देखिए कि स्कूलों की स्थिति क्या है, मास्टरों की मनमानी। स्कूलों में पढ़ाई हो रही है क्या? एक बहरा स्कूल है, इंटर तक है, 12वीं तक, मात्र 2 टीचर हैं। अभी हम लोगों ने आवाज़ उठाई, कुछ 3-4 टीचर हो गए, लेकिन एक 12वीं तक स्कूल, 2 टीचरों के, एक टीचर जिसमें जो हेडमास्टर हैं वो बेचारे शासकीय काम में लगे रहते हैं, वो टीचिंग काम में नहीं रहते, एक ही टीचर पढ़ा रहा है। तो ऐसी सभी स्कूलों की स्थिति है। ऐसे ही कॉलेज है, बिजावर कॉलेज है, रोज़ सुन रहे थे बीएससी आ रही, बीएससी आ रही, बीएससी आ रही। एमकॉम था, उसमें चीज़ें थी, घट गई। कोई चीज़ें बढ़ती हैं लेकिन घट गई चीज़ें। आप देखिए कि हमारे यहाँ अस्पताल है, अस्पताल बिजावर अस्पताल इस बात के लिए जाना जाता है, अगर किसी को उल्टी भी हो रही होगी ना तो यहाँ से छतरपुर रेफ़र कर दिया जाता है, उससे एक महिला डॉक्टर नहीं है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेताओं को ये नहीं गिनाना चाहिए सड़क आ गई, 5 साल में तुमने 1 सड़क ले आई, 2 सड़क ले आई, 3 सड़क ले आई, वो सड़क बननी थी, तुमने बनवा दी, उसमें कमीशन खा लिया, क्या कर लिया? जो व्यवस्था है अस्पतालों में क्या दवाई मिल रही है, अस्पतालों में क्या डॉक्टर हैं, अस्पतालों में क्या जो बिल्डिंग, बबलू शुक्ला जी ऐसे कई स्कूल हैं जो चू रहे हैं, जहाँ बच्चों के बैठने की जगह नहीं है, जहाँ लाइट नहीं है, जहाँ शौचालय नहीं है, जहाँ पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। कई स्कूल यहाँ हैं, पंखे नहीं है। क्या बबलू शुक्ला जी पंखों की व्यवस्था कर पाए हैं? क्या बबलू शुक्ला जी ने कभी स्कूल की शिक्षा पे ध्यान दिया? क्या बबलू शुक्ला जी ने कभी स्वास्थ्य व्यवस्था पे ध्यान दिया? एक यहाँ लेडी डॉक्टर थी, नाम उनका लिखा हुआ है, सालों यहाँ नहीं आई। क्या बबलू शुक्ला जी ने ये ध्यान दिया? उसकी आवाज़ अमित भटनागर नहीं उठाई? क्या कांग्रेस ने या भाजपा ने या बबलू शुक्ला जी ने ये दिया कि एक महिला डॉक्टर यहाँ है, क्यों अस्पताल नहीं आ रही है? भाई उनको क्या समस्या है? और यहाँ आप देखिए पुलिस, पिछले कुछ दिनों पहले आप ये देखिए कि एक टीआई साहब आए यहाँ, अपने साथ एक प्राइवेट गुंडा लेके आते हैं। वो गुंडा चाहे जहाँ गोली चला रहा है, हवाई फेर कर रहा है, पिस्टल लेके लोगों को कट्टे अड़ा के पैसे मांग रहा है। यहाँ दिन दहाड़े पैसे लूटे, पुलिस के द्वारा दिन दहाड़े पैसे लूटने जैसी घटनाएं, लाखों रुपए प्रतिदिन लूटे गए। बबलू शुक्ला जी के मुंह से कुछ ची निकला है ना? इसलिए मैं ये मानता हूँ कि बबलू शुक्ला जो हैं ये सुपर फेल विधायक रहे। इन्होंने दहशत बढ़ाई है और गुंडागिर्दी कराई है। यहाँ शराब की अवैध बिक्री हो जगह जगह, यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर रेत की अवैध उत्खनन हो, यहाँ गुंडागिर्दी, जुआ वालों से पैसे खींचना, और जितने भी लोग हैं, जितने सरपंच हैं, सब सरपंचों से उगाई की जा रही है। पूरा पलायन। अभी आप देखिए मतीपुरा में 2 मजदूर ख़त्म हुए है ना? कहीं ना कहीं आप ये देखिए क्यों ख़त्म हुए वो? क्योंकि उनको पलायन करना पड़ रहा है, उनको मजदूरी करने बाहर जाना पड़ रहा है। एक गाड़ी में उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए एक गाड़ी में 30-30 लोग लद के जाते हैं।
30-30 लोग लद के जाएंगे तो मिसबैलेंस हुआ, गिर गया। अगर यहीं पे मनरेगा के काम लग रहे होते, मशीनों से पूरा काम हो रहा है, मजदूरों को रोज़गार मिल रहा होता, क्यों पलायन करते, क्यों उनकी जान जाती। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपकी बात सही है और जनता को समझ में आएगी। आप जैसे नेताओं के साथ दिक्कत ये है कि जब ज़िंदगी भर क्रांति करते हैं तो सिस्टम में आने के बाद भी उनकी सोच क्रांति वाली ही बनी रहती। जनता आपसे आपका विज़न भी जानना चाहेगी। मान लीजिए एक अवसर आपको मिलता है, अमित भटनागर का ब्लूप्रिंट क्या है इस विधानसभा में डेवलपमेंट का? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि विकास जो है वो नेता नहीं करता, विकास एक व्यवस्था करती है। नेता उस व्यवस्था को बनाने का काम करता है। हमारी जो व्यवस्था रहेगी, पुलिस थाना में पुलिस वालों को एक आय मिलती है, एक पैसा मिलता है ना। उनकी जो असुविधाएं, उनसे जो ओवर ड्यूटी ली जा रही है, भाई वो भी एक इंसान है, उनको एक 12 घंटे या 8 घंटे की ड्यूटी और आराम मिलना चाहिए, है ना। और साथ में उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जनता के मालिक नहीं है, जनता को गाली गलौज नहीं, जनता की सेवा के लिए बैठे हैं, है ना। और कोई भी आदमी के साथ अगर क्राइम होता है, गलत होता है, जैसे आज है कि मेरे साथ गलत हो गया लेकिन मैं डरा हुआ हूँ, पुलिस को नहीं बताऊँगा क्योंकि पुलिस मुझे ही गाली देने लगेगी, मुझसे पैसे छीन लेगी। नहीं, मेरे साथ गलत हुआ, मैं निष्पक्ष तरीके से पुलिस के बीच में जाऊँगा, पुलिस मेरी बात सुनेगी, लिखेगी और जिसने गलत किया है उस पर कार्रवाई करेगी। उसकी जाति, धर्म, वर्ग, पार्टी कोई भी हो सकती है। ठीक है, आप व्यवस्था बना देंगे। इसके अलावा डेवलपमेंट के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स आपको लग रहे हैं कि इस इलाके में आने चाहिए जो बड़ी प्रॉब्लम्स है उनका सलूशन कर सकें? इसमें पानी एक बड़ी चीज़ है। जैसे कैन बेतवा है, यहाँ कैन बेतवा पूरे बुंदेलखंड को और पानी देने की बात कर रहा, हमारे 15 गांव ले रहा है, हमारी बिजावर तहसील को एक बूंद पानी नहीं दे रहा, है ना। कैन बेतवा का पानी बिजावर तहसील को मिलना चाहिए, ये उसका राइट है। दूसरा, सबसे पहली बात ये है कि यहाँ छोटे छोटे से बांध, कई बांध यहाँ डले हुए हैं, छोटे छोटे से बांध जिसमें कोई 50 लाख लगना है, किसी में 1 करोड़ लगना है, लेकिन 5 गांव 6 गांव को इससे सिंचाई होगी, इससे बहुत बड़े स्केल पे सिंचाई होगी। दूसरा, यहाँ वन बहुत है, वन आधारित उद्योगों की यहाँ पर्याप्त संभावनाएं हैं, जिसमें युवाओं को जम के वो मिलेगा। यहाँ पर जो कृषि है, कृषि उत्पाद हैं, FPO वगैरह ये बन रहे हैं, अगर इनको सही तरीके से बनाया जाए, जैविक खेती है, खाद बनाना, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे टमाटर है ना, आप देखिए कि टमाटर एकदम हुए, सस्ते हो गए, किसानों ने फेंकना शुरू कर दिए। उस समय किसान टमाटर को सुखा के उसका पाउडर बना लें, जेली बना लें। और इसी तरह से आप देखिए महुआ, हर जंगल में, हमारे पास इतना समृद्ध जंगल है, जंगल में हर तीसरे दिन एक नई फसल निकलती है, हर तीसरे दिन एक नई फसल निकलती है। वो फसल को आपको ना तो सिंचाई करनी, ना बुवाई करनी है, जुताई करनी, ना खाद डालनी है, और वो फसल आपकी गेहूं और चने से महंगी रहती है। अगर इसको अच्छी तरीके से कर लिया जाए तो हजारों लाखों युवाओं को बिजावर नहीं, बुंदेलखंड के हजारों लाखों युवाओं को बिजावर जो है वो दिशा देगा और रोजगार देगा। ऐसे कई विचार जो है, मैं सिर्फ मेरा ये नहीं है कि सिर्फ लड़ना, जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं है। मेरा जो विज़न है वो इस प्रकृति पूरक जीवन का, जिसमें एक खेती भी है, जिसमें रोज़गार भी है, जिसमें शिक्षा भी है, जिसमें धर्म भी है, जिसमें अपना एक पूरा बुजुर्गों के लिए है, युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, लोगों के लिए है। मैंने एक बहुत अच्छा सा ब्लूप्रिंट बना रखा है। अगर मैं उसे जनता के बीच में सरल शब्दों में और सीमित शब्दों में रखने के प्रयास करूंगा इस चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित जी हमसे बात करने के लिए। तो ये अमित भटनागर हैं, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रदेश के सचिव हैं और बिजावर विधानसभा सीट से आपके प्रत्याशी भी हैं। बहुत सारी बातें उनसे हुई, बहुत सारे सवाल हुए जिनके बेबाकी से उन्होंने जवाब दिए। कुछ और? हाँ जी। मैं एक अपील करना चाहता हूँ जनता से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जैसा आपने कहा कि मेरी लड़ाई जो है ये बहुत बड़े बड़े लोगों से है ना। ये बड़े बड़े लोगों ने जनता के हित के काम नहीं किए, जनता को डराने, उनके शोषण का ही काम किया है। और उसके सामने एक छोटा सा, एक आम सा व्यक्ति मैं हूँ, जो साहस के साथ और अपनी समझ के साथ आपका सेवक के रूप में हूँ। मेरे पास कोई साधन नहीं है और मुझे चुनाव लड़ना है, पूरी ताकत से लड़ना है और जीतने के लिए लड़ना है। मुझे इस बार आपकी सेवा का सेवक बनना है, मुझे जीतना है ये चुनाव, है ना। मैं जीतने के लिए लड़ रहा हूँ, सिर्फ लड़ने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। तो मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। जो भी व्यक्ति कोई पर्चा छपवा सके मेरे लिए, कोई 100 रुपये दे सके, कोई 500 रुपये दे सके, कोई 1000 रुपये दे सके, जो भी मेरी मदद कर सके, मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ। ये चुनाव मेरा नहीं है, मैंने आपके लिए लड़ाई पूरे 12 साल से लड़ता आ रहा हूँ और ये चुनाव आपको मेरे साथ मिल के लड़ना है।
चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी आपका। अमित भटनागर प्रदेश सचिव हैं आम आदमी पार्टी के और बिजौर विधानसभा क्षेत्र में आपके प्रत्याशी भी हैं। पहली दफ़ा आप एक ऐसे नेता से मिल रहे हैं जो सिर्फ जनता से वोट की अपील नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनसे 150 रुपये का सहयोग भी मांग रहे हैं ताकि वो चुनाव लड़ सकें। महंगाई के इस दौर में जब राजनीति बगैर पैसे के सोची भी नहीं जा सकती, इस दौर में अमित भटनागर जैसे कुछ गांधीवादी नेता भी हैं जो मैदान में डटे हैं। अब जनता इनके साथ क्या न्याय करती है, ये भविष्य में देखने वाली बात होगी। इस इंटरव्यू में इतना ही। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, अमित भटनागर की प्रतिक्रिया, उनके जवाबों पर भी आप अपनी राय हमें अपने कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। नमस्कार।